नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो आपका स्पेसिफाइड सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हर एक क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें डिटेल में भी जो है वो यहाँ पर बताई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अभी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, जितने भी ये हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं ना, इनमें अभी आपको जो है वो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एंशियंट हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री हो गया, आपको जियोग्राफी, इकोनॉमी हो गया, ये चीज़ें कम देखने को मिलेंगी। ये चीज़ें हम अभी कांस्टेबल और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पेपर के बाद जो है वो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जो टारगेट पहले है उसको पहले अचीव किया जाएगा और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है वो चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन। तो बोलते हैं कि जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है ये यूएन की ही एक एजेंसी आती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर आता है, वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो आता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसको जो था वो 1967 में जो था वो स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर का इसका आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन पूछा गया तो बेसिकली इतना सा ही क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा, परंतु हमारे पास कुछ और भी ऐसी एजेंसीज हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास ऐसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आती है जिसको ILO बोलते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1919 में जो था वो की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में ही स्थित है। हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में ही स्थित है और WHO की स्थापना 1948 में जो था वो की गई थी। वैसे ही हम देखते हैं हमारे पास WTO भी आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी आता है। ये जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना जो था वो 1995 में जो था वो की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर भी जो है वो जेनेवा में ही जो है वो स्थित है। ये हो गई हमारे पास इंपॉर्टेंट एजेंसीज। हाँ, एक इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन एजेंसी भी आती है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर भी जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है और इसकी स्थापना 1865 में जो था वो की गई थी। ये वो एजेंसी है जिनकी स्थापना अलग अलग ईयर में की गई थी, परंतु हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में ही स्थित है। इनको ध्यान रखना। फिलहाल हम इतना ही जानेंगे क्योंकि डिस्कस करने को तो बहुत सारी एजेंसीज हैं। एजेंसीज उतनी ही डिस्कस की जाएंगी जो एक बार में याद भी रखी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर बोलते हैं कि कुछ कथन दिए गए हैं हमारे पास, उनके ऊपर जो है वो आपको विचार करना है। अब ये जो करेंसी वाला क्वेश्चन है, कैपिटल वाला क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये क्वेश्चन कभी भी आपका जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। ये सीधा 1-2 नंबर जो है वो आपके पक्के करता है। यहाँ पर बोला गया है फॉरेंट इज करेंसी ऑफ हंगरी, की फॉरेंट जो है वो हंगरी की करेंसी है। आगे बोलते हैं शेकेल इज करेंसी ऑफ कजाकिस्तान, की शेकेल कजाकिस्तान की करेंसी है। आगे बोलते हैं टेंग इज करेंसी ऑफ इजराइल, की टेंग इजराइल की करेंसी है। क्रोन इज करेंसी ऑफ डेनमार्क, की क्रोन जो है वो डेनमार्क की करेंसी है। अब हम सबसे पहली स्टेटमेंट से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। इनके सबसे पहले स्टेटमेंट से जो है वो देखते हैं। ये जो फॉरेंट है, फॉरेंट जो है वो हंगरी की ही करेंसी है। बिल्कुल सही बात है, हंगरी की ही जो है ये करेंसी है। और हंगरी की जो कैपिटल आती है वो कहाँ पर आती है? हंगरी की जो कैपिटल आती है वो बुदापेस्ट में जो है वो आती है। कहाँ पर आती है? बुदापेस्ट इसकी कैपिटल जो है वो आती है। दूसरा हमारे पास शेकल दिया गया है, शेकल इज करेंसी ऑफ कजाकिस्तान, की कजाकिस्तान की करेंसी जो है वो शेकल है। अगर हम बात करते हैं शेकल की यहाँ पर, तो शेकल जो है वो तजाकिस्तान की जो है वो करेंसी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। आगे बोलते हैं टेंग, टेंग इज करेंसी ऑफ इजराइल, तो इजराइल की करेंसी टेंग नहीं है, ये भी गलत हो गया। चौथे बोलते हैं क्रोन इज करेंसी ऑफ डेनमार्क, की क्रोन जो है डेनमार्क की करेंसी है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। क्रोन डेनमार्क की करेंसी है और डेनमार्क की जो कैपिटल है वो कोपेनहेगन में जो है वो आती है। कोपेनहेगन आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पर इसकी जो है वो कैपिटल जो है वो आती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहली सही थी, चौथी सही थी, तो ओनली 4 and 1 इज करेक्ट। ऑप्शन डी सही आंसर है। ये तो सही हो गया, जो सही नहीं है उसको सही करते हैं। ये जो शेकल है, शेकल इजराइल की करेंसी जो है वो आती है। शेकल कहाँ की? इजराइल की करेंसी जो है वो आती है। इजराइल की कैपिटल अगर हम बात करते हैं, जेरूसलम इसकी कैपिटल है, इसको लेकर डिस्प्यूट भी है। आगे बोलते हैं कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की जो करेंसी है वो जो है वो टेंग है। टेंग जो है वो कजाकिस्तान की करेंसी है। नूर सुल्तान जो है वो इसकी क्या आती है? कैपिटल जो है वो आती है। नूर सुल्तान इसकी कैपिटल आती है। अब नूर सुल्तान ने इसकी पुरानी कैपिटल जो था वो कजाकिस्तान की हुआ करती थी। कजाकिस्तान की कैपिटल जो है वो अब अस्ताना को जो है वो बना दिया गया है, तो अस्ताना इसकी नई कैपिटल आपने ध्यान रखनी है।
अस्ताना इसकी नई कैपिटल हो गई। बाकी तो हमने बाकी की जो स्टेटमेंट थी पहली और चौथी वो उसकी कैपिटल करेंसी हमने जान ली है। अच्छा, कैपिटल करेंसी की बात हो ही रही है तो मैं एक कंट्री की कैपिटल और करेंसी आपसे पूछ लेता हूँ, वो आप कमेंट कर जो था वो बता देना। आपके लिए जो कैपिटल और करेंसी है वो आपके लिए जो है वो जर्मनी जो कंट्री है उसकी कैपिटल बतानी है, आसान है, और उसकी करेंसी बतानी है, वो भी आसान है। आगे बोलते हैं द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, ये टर्म इकोसिस्टम जो था वो सबसे पहली बार किसके द्वारा जो था वो इस्तेमाल में लाई गई थी। टर्म इकोसिस्टम जो था वो सबसे पहली बार जो था वो किसके द्वारा इस्तेमाल में लाई गई थी, ये जो था वो A.G. टेंसले के द्वारा जो था वो इस्तेमाल में लाई गई थी। A.G. टेंसले के द्वारा ये टर्म इकोसिस्टम जो था वो इस्तेमाल में लाई गई थी। वैसे ही जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि टर्म इकोलॉजी जो है वो किसके द्वारा जो है वो सबसे पहले यूज में लाई गई थी। टर्म इकोलॉजी के बारे में भी बात कर लेते हैं कि ये इसका सबसे पहले उपयोग किसने किया था, एर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इकोलॉजी, और सबसे पहली बार ये किसके द्वारा इस्तेमाल में लाई गई, ERNSTHAECKEL, ये एर्नेस्ट हैकेल के द्वारा जो था वो इस्तेमाल में लाई गई थी। 1866 के करीब की बात थी जब ये टर्म जो था वो इस्तेमाल में लाई गई थी। तो ये टर्म दो टर्म्स हो गई, एक इकोलॉजी एक इकोसिस्टम, दोनों अलग अलग टर्म हैं, दोनों के बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं है, परंतु ये अलग अलग हैं, इनके जो डिस्कवर हैं जिनके द्वारा ये पहली बार दी गई वो भी अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु सेड गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, हु सेड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो पहले यहाँ पर ना एक बात ध्यान रखना कि जब आप तैयारी कर रहे हो ऐसे पेपर के लिए जहाँ पर इंग्लिश भी पूछी जाती है, तो वैसे क्वेश्चंस में ना ये गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ये वाला ना फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाता है। ऐसे लिखते हैं इसको, गॉड हेल्प्स होता है यहाँ पर HELPS होता है यहाँ पर, दोज हु हेल्प होता है उसके बाद देमसेल्फ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि एक बार हेल्प्स होता है एक बार हेल्प होता है। कहाँ पर ये होता है, इस तरह से ना कंफ्यूज किया जाता है वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स देकर, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। अब बोलते हैं ये टर्म जो दी गई थी ये किसके द्वारा कहा गया था कि भगवान उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है, ये जो है वो एल्ग्रन सिडनी के द्वारा जो था वो कहा गया था। ये ध्यान रखना है, एल्ग्रन सिडनी के द्वारा जो था ये कहा गया था। इस तरह के टिपिकल जो है वो स्टेटमेंट्स पूछ ली जाती हैं, जैसे कि हमारे पास जय जवान जय किसान का नारा है, हमारे पास तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें जादू दूंगा, ऐसे ऐसे जो है वो नारे हैं वो किसके द्वारा दिए गए थे। तो ये जो जय जवान जय किसान वाला नारा था ये किसके द्वारा जो था वो दिया गया था, ये भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो था वो बोला गया था। करो या मरो का नारा जो था वो महात्मा गांधी के द्वारा जो था वो दिया गया था। वो बड़े ही आसान है, परंतु फिर भी एज एग्जाम में पूछे गए हैं पहले, आगे आने वाले टाइम में ज़रूर पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। अब मैं ना कुछ एक किताबें आपको यहाँ से रिवाइज करवा देता हूँ, कुछ एक किताबें ऐसी रिवाइज करवाऊंगा कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये किताब भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही जो है वो लिखी गई है। ये दो किताबें हो गई जवाहरलाल नेहरू की। माई ट्रूथ कर एक किताब है, ये इंदिरा गांधी के द्वारा लिखी गई है, ये पहली महिला प्रधानमंत्री भारत की रही। वैसे ही जो है वो किताब एक और आती है जो कि प्रणब मुखर्जी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं उनके द्वारा लिखी गई, द कोलिशन ईयर्स द प्रेसिडेंशियल ईयर, ये किताबें इनके द्वारा लिखी गई हैं। और हमारे जो प्रेजेंट टाइम में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जो है वो लिखी गई है वाई भारत मैटर कर किताब, वाई भारत मैटर कर किताब उनके द्वारा लिखी गई। तो ये 3-4 किताबें ही अभी बताता हूँ आपको, बाकी तो हमने प्रीवियसली रिवाइज की हुई हैं, जैसे कि हमने जो है वो गोदान प्रेमचंद की जो है वो रिवाइज की हुई है। हमने जो है वो एक और किताब पढ़ी हुई है जिसमें हम पढ़ते हैं दास कैपिटल कर, वो कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है वो लिखी गई है। आई डेयर एज आई सी कर किताब किरण बेदी के द्वारा जो है वो लिखी गई है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। वो किताबें तो पहले भी एडिशन में 3-4 बार डिस्कस हो ही चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, नीलगिरी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ विच 3 स्टेट्स। तो नीलगिरी जो है वो एक जो है वो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो मानी जाती है। आप बोलते हैं नीलगिरी जो है वो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ये किस ट्राई जंक्शन पर किन 3 राज्यों के बीच में जो है वो स्थित है। तो नीलगिरी पहले ध्यान रखना है कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आता है वो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी जो है वो स्थित है, और उसको तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका
ये 3 स्टेट है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। इन 3 स्टेट्स में जो है ये जो है वो नीलगिरी रेंज जो है वो आती है, ट्राई जंक्शन एक जो है वो बनाती है। अब नीलगिरी के बारे में आपको ये बात पता चली। आप जो है अगर मैप में भी नीलगिरी को देखना चाहेंगे तो कैसे देखेंगे इसको मैप में? ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भारत का मैप है और यहाँ जैसे नीलगिरी जो है वो फॉल करती है। नीलगिरी यहाँ पर केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ पर ये ट्राई जंक्शन जो है वो बनाती है। तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ट्राई जंक्शन बनाती है। मैप में भी ये चीज़ आपने देख ली कि मैप में कहाँ जैसे ये ट्राई जंक्शन बनाती है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर जो है हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग टीजीटी के एग्जाम के लिए, आप अपकमिंग टीजीटी, जेबीटी या फिर एचपीआरसी के और भी एग्जाम होंगे उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके, आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिल सके, टाइम मैनेज आप अच्छे से कर पाएँ, इसके लिए टेस्ट सीरीज जरूरी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अब सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये है कि पेपर में जो तैयारी करता है बच्चा, उसकी जो 2, 4, 5 नंबरों की कमी रह जाती है, उस कमी को पूरा करने के लिए और मेरिट में एक अच्छा रैंक लाने के लिए, क्योंकि अब डॉक्यूमेंटेशन वाला सिस्टम हट गया है, डॉक्यूमेंट में तो नंबर लगते नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मेरिट में अच्छा रैंक आए, मतलब पेपर में अच्छा स्कोर हो, तो इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। पेपर 1 को जिसने भी लाइटली लिया था उसने पीजीटी में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो धोखा खाया है। अब कोशिश करें कि टीजीटी का ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने ना दें। चलिए जी अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली फॉर्म एट द अपर पार्ट ऑफ द रिवर। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर एक नदी के ऊपरी भाग से में जो है वो बनता है। देखो, नदी जो बनती है ना, ये टीजीटी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनता है, उसका अलग अलग रूप से जो है वो भाग बनते हैं। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर एक नदी के ऊपरी भाग में बनता है, तो इसको ना गॉर्जेस बोला जाता है। ऑप्शन सी जो है वो गॉर्जेस सही आंसर हो जाएगा। हमारा जो रिवर सिस्टम आता है ना, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे नदी जो है वो बहती है। जब नदी बहती है तो कुछ इस तरह से बनती है। ये एनसीईआरटी का जो है वो एक जो किताब है वहीं से है। यहाँ से ये बहना स्टार्ट करती है, तो ये सोर्स ऑफ रिवर हो गया। उसके बाद जब ये ज़्यादा स्टीप हो जाती है तो वहाँ पर बनता है ये गॉर्ज। ठीक है, ये गॉर्जेस कहाँ पर बनता है? जहाँ पर ज़्यादा स्टीप हो जाती है। जो अपर कोर्स होता है वहीं पर ये बनेगा। फिर मिडिल कोर्स आता है। मिडिल कोर्स में जो ये कर्व आप देख रहे हैं इसको मेंडर्स जो है वो बोलते हैं। फिर ये जो आप अलग से देखते हैं कि एक टुकड़ा जो है वो यहाँ पर बनता है, इसको ऑक्सबो लेक जो है वो बोल देते हैं। क्योंकि ऑक्सबो लेक इसको बोलते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये एक पंजे की तरह है, एक जो पंजा होता है उसकी तरह है, तो ये ऑक्सबो लेक जो है हो जाता है। फिर लोअर कोर्स आता है, यहाँ पर लास्ट में जाकर जो है वो नदी डेल्टा जो है वो फॉर्म करती है। जब हम पढ़ेंगे जियोग्राफी तो हम डिटेल से पढ़ लेंगे, जब भी हम एचपीआरसी में डिटेल में जियोग्राफी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, परंतु फिलहाल के लिए आप इतना यहाँ से ध्यान रखना। तो ये सारे ऑप्शंस आपके क्लियर हो गए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंडियाज ओनली मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को इज। तो यूनेस्को की द्वारा जो मान्यता प्राप्त भारत में एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है वो कौन सा है? अब देखो, यूनेस्को की ना अलग अलग साइट्स जो हैं वो इंडिया में आती हैं। अब यूनेस्को की साइट्स इंडिया में आती हैं तो बोलते हैं एक साइट ऐसी है जो मिक्स्ड साइट की श्रेणी में आती है, वो कौन सी है? वो जो है वो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो आ जाता है। कंचनजंगा नेशनल पार्क, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात ये है वो क्या है? वो ये है कि इंडिया में ना बहुत सारी यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स आती हैं। लगभग 43 जो साइट्स हैं वो इंडिया में जो है वो आती है। 43 में से 35 साइट जो है वो कल्चरल साइट जो है वो आती हैं। 7 साइट ऐसी हैं जो नेचुरल साइट जो है वो आती हैं, और एक साइट सिर्फ और सिर्फ ऐसी है जो कि मिक्स्ड साइट आती है। मिक्स्ड साइट का मतलब क्या हुआ? मिक्स्ड टाइप ऑफ साइट का मतलब हुआ कि वो कल्चरल भी है, नेचुरल भी है। ठीक है, तो वो मिक्स्ड साइट जो है वो एक आती है। अब ये है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क की अगर आप बात करते हैं तो ये कहाँ पर आता है? ये सिक्किम में जो है वो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो आता है। हमारे पास यूनेस्को की अलग अलग साइट्स इंडिया में आती है, जैसे कि अजंता की गुफाएं हो गई, एलोरा हो गया, आगरा का फोर्ट है वो हो गया, ताजमहल हो गया, सन टेम्पल हो गया, सूर्य मंदिर, ये कोणार्क का उड़ीसा में पड़ता है जहाँ पर ये सूर्य मंदिर है। हमारे पास जो लेटेस्ट यूनेस्को की साइट्स आती हैं उनके बारे में बताता हूँ, क्योंकि वो करंट अफेयर में भी तो क्वेश्चन बन सकता है। लेटेस्ट जो हमारे पास आई हैं वो आई हैं असम के जो मोइडम्स हैं, मोइडम जो अहोम डायनेस्टी के हैं 2024 में, उनको जो था वो ऐड किया गया था। एक वो हो गया। उससे पहले जो था वो 2023 में जो
होयसाला के जो था वो सेक्रेड एग्जाम्पल्स थे उनको किया गया था। होयसाला कर्नाटक में पड़ता है, 2023 में उसको यूनेस्को की श्रेणी में किया गया था। शांति निकेतन भी हमने पढ़ा था 2023 में, वो वेस्ट बंगाल में स्थित है, जिसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। उससे पहले 2021 में धौलावीरा जो हड़प्पन एक सिटी है, धौलावीरा हड़प्पन साइट है एक, गुजरात में पड़ती है, इसको 2021 में जो था वो ऐड किया गया था। तो इतना सब आप यहाँ से यूनेस्को के बारे में ध्यान रख लेना कि यूनेस्को की कौन कौन सी साइट्स, किस किस तरह की साइट्स इंडिया में हैं। ये मिक्स्ड साइट वाला जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हिमालयन पासेज एंड द रेंजेस इन विच टाइप दे आर लोकेटेड आर करेक्टली मैच्ड। तो बोलते हैं कि हिमालयन दर्रे कुछ दिए गए हैं और उनकी रेंजेस भी दी गई हैं, तो बोलते हैं इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है। ये दर्रों वाला क्वेश्चन भी पब्लिक सर्विस कमीशन का HPRC का फेवरेट क्वेश्चन रहता है। HPRC मतलब जब तक HPSSC पेपर करवाता रहा है। जोजिला पास यहाँ पर दिया गया है, बनिहाल पास दिया गया है, पोतू पास दिया गया है और खारदुंगला पास दिया गया है। क्या जोजिला पास हिमालयन रेंज में आता है, बनिहाल क्या पीर पंजाल में आता है, पोतूला क्या लद्दाख रेंज में आता है और खारदुंगला क्या काराकोरम रेंज में जो है वो आता है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे कि करेक्ट सही ढंग से मेल कौन सा खाता है, तो सही ढंग से यहाँ पर जो है वो मेल खाता है सिर्फ और सिर्फ दूसरा, बनिहाल पास जो है वो पीर पंजाल रेंज में जो है वो सिर्फ और सिर्फ आता है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हम अच्छे से देखेंगे इस क्वेश्चन को भी। ये जो बोलता है कि करेक्टली मैच है तो ओनली 2 इसका सही आंसर जाएगा, सिर्फ यही करेक्टली मैच है, ऑप्शन ए सही आंसर है। यहाँ पर देखना जोजिला दर्रा जो है ना, जोजिला दर्रा झांसकर रेंज में जो है वो आता है, लद्दाख में जो है ये आता है। ठीक है, जोजिला किस में आता है, लद्दाख में झांसकर रेंज में जो है वो आता है। उसके बाद जो है बनिहाल दिया गया है, बनिहाल ना पीर पंजाल रेंज में आता है, जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। ये जो फोतुला पास यहाँ पर दिया गया है ये श्रीनगर लेह रूट पर जो है वो आता है और झांसकर रेंज पर जो है ये आता है। खारदुंगला की हम बात कर रहे थे तो लद्दाख रेंज में ये आता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख रेंज में जो है ये आता है। और यही तो 4 इंपॉर्टेंट पासेज हमारे पास ऑप्शन में दी गई थे, यही 4 ऑप्शन हमने क्लियर भी कर लिए कि कहाँ कहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट दर्रे आते हैं। जोजिला का पता चल गया, बनिहाल पास का पता चल गया, फोतुला का पता चल गया आपको, फोतुला के अलावा खारदुंगला का पता चल गया। पेपर में इंडिविजुअली भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा दर्रा, जैसे पूछ लेंगे जोजिला कहाँ पर है, लद्दाख में है, पूछ लेंगे कि ये खारदुंगला कहाँ पर है, ये भी लद्दाख में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर रहना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से बोलते हैं कि कौन सा सही ढंग से जो है वो मेल नहीं खाता। यहाँ पर नेशनल हैंडलूम डे दिया गया है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस दिया गया है, वर्ल्ड स्टैटिक्स डे दिया गया है और नेशनल सिविल सर्विसेज डे जो है वो दिया गया है। हम बात करते हैं सबसे पहले नेशनल हैंडलूम डे की। ये जो नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है, नेशनल हैंडलूम डे जो है वो अगस्त महीने की 7 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही सही बात कही गई है कि नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सितंबर महीने की 21 तारीख को ही मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात कही गई है। क्या वर्ल्ड स्टैटिक्स डे जो है वो 29 जून को मनाया जाता है, ये हम डिस्कस करेंगे। ये वर्ल्ड स्टैटिक्स डे जो है वो 29 जून को नहीं मनाया जाता है, तो ये गलत दिया गया है। नेशनल सिविल सर्विसेज डे जो है वो कि अप्रैल महीने की 21 तारीख को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये अप्रैल महीने की 21 तारीख को ही जो है वो मनाया जाता है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस दी गई थी, इनमें से तीसरी ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच नहीं की गई है। वर्ल्ड स्टैटिक्स डे कब मनाया जाता है, देखो नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को हो गया, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सितंबर 21 को हो गया, वर्ल्ड स्टैटिक्स डे अक्टूबर महीने की 20 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। तो फिर 29 जून को क्या मनाया जाता है, 29 जून को नेशनल स्टैटिक्स डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर जो हम स्टैटिक्स डे मनाते हैं वो हम मनाते हैं कब, 29 जून को। अच्छा, ये जो नेशनल स्टैटिक्स डे है इसके बारे में भी तो थोड़ा सा जानकारी आपको होनी चाहिए। देखो नेशनल स्टैटिक्स डे जो है ना, इसके बारे में आप ये ध्यान रखना कि नेशनल स्टैटिक्स डे जो है वो एक प्रोफेसर पीसी मेहलुनबिस हुआ करते थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए जो है वो मनाया जाता है। पीसी मेहलुनबिस का आपने ध्यान रखना है कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए हम जो है वो नेशनल स्टैटिक्स डे जो है जून महीने में जो है वो मनाते हैं। अब पीसी मेहलुनबिस का नाम आपने कहीं ना कहीं पर तो ज़रूर सुना होगा। कहाँ पर आपने इनका नाम जो है वो सुना होगा, ये जो है वो
जब भी हमने 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ा है तब हमने इनका नाम पढ़ा है। हमारा जो सेकंड 5 ईयर प्लान आता है ना, दूसरे नंबर का 5 ईयर प्लान आता है, वो मेहलोनोबिस मॉडल के ऊपर ही बेस्ड है। तो ये पीसी मेहलोनोबिस के द्वारा बनाया गया एक मॉडल था जिसके ऊपर ये बेस्ड है। सेकंड 5 ईयर प्लान का जो टर्म रहा था वो 1956 से स्टार्ट हुआ था, 1961 तक जो था वो रहा था। 1956 से स्टार्ट होकर 1961 तक जो था ये रहा था। चलो जी, इतनी बात आपको यहाँ पर समझ आती है, इतना आपको यहाँ पर पता चल गया। ये सारी बातें मैंने आपको बताई। ये हर एक पॉइंट, हर एक इंपॉर्टेंट डे जरूरी है। अभी देखो मई महीना हुआ है, मई महीने में 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया, 4 मई को जो था वो कोल माइनर्स डे जो था वो मनाया गया, 7 मई को जो है वो वर्ल्ड एड्स ऑर्फेंस डे जो है वो मनाया गया। वर्ल्ड एड्स डे अलग से है, वो कब मनाया जाता है वो आप बताइए। 8 मई को जो है वो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया। उसके बाद जो है वो 11 मई को जो है वो नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। 12 मई को जो है वो इंटरनेशनल नर्सिस डे जो है वो मनाया गया। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया गया। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया। ये टेलीग्राम पर भी मैंने पोस्ट किए थे क्यूज की फॉर्म में, और आपने बताया भी है वहाँ पर आंसर कर कर। और म्यूजियम डे के बाद 22 मई को जो है वो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो था वो मनाया गया। और 25 मई को जो है वो वर्ल्ड थायराइड डे जो था वो मनाया गया। 29 मई को जो था वो इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स ये डे जो था वो मनाया गया। और 31 मई को भी हिंदी जर्नलिज्म डे मनाया गया। 31 मई को जो था वो वर्ल्ड नो टबैको डे जो था वो मनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट डे हम मना चुके हैं मई के महीने में। अब जून का महीना चला है, तो जून के महीने में जो भी इंपॉर्टेंट डे मनाए जाएंगे उन सभी को हम डिस्कस भी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहली ही कथन में बोलते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च ए नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको ई नैम बोला गया, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बोला गया है, इसको बोलते हैं स्कीम इन 2016। ये जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का ई नैम कर स्कीम थी, क्या 2016 में लॉन्च की गई थी। आगे बोलते हैं मिशन कर्मयोगी ऑफिशियली लॉन्च्ड इन 2020, कि मिशन कर्मयोगी 2020 में जो था वो लॉन्च किया गया था। अब 2 स्टेटमेंट आपके पास दी गई हैं। अगर आप बात करते हैं नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की, ये जो ई नैम है ना, ये ई नैम स्कीम जो था वो 2016 में ही लॉन्च की गई थी। ये बात बिल्कुल सही यहाँ पर लिखी गई है, ई नैम को जो था वो 2016 में ही लॉन्च किया गया था। अब मिशन कर्मयोगी की बात करते हैं तो वो ऑफिशियली 2020 में ही जो था वो लॉन्च हुआ था। मिशन कर्मयोगी कब? 2020 में ही लॉन्च हुआ था। तो ये भी सही दिया गया है। बोलते हैं चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो नन ऑफ दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे पास सही दी गई हैं। कर्मयोगी के बारे में पता चल गया कि ये कब लॉन्च किया गया था, ई नैम के बारे में पता चल गया कि वो कब लॉन्च किया गया था। ये जो हम ई नैम पोर्टल यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, कि ये जो ई नैम पोर्टल है 2016 में लॉन्च किया गया था, इसको क्यों लॉन्च किया गया था? जो हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड चीजें हैं ना, कृषि वस्तुएं हैं, उनको एक राष्ट्र पर एक बाजार उपलब्ध करवाना, ताकि वो अच्छे से बिक सके, वहां पर जाकर मंडियों में पहुंच सके, जाकर जो मंडियां होती हैं वहां पर जो है वो ऑनलाइन बाजार एक हो सके, ऑनलाइन वे से जो है वो चीजें बिक सके। इसीलिए इसको ई नैम को जो था वो इलेक्ट्रॉनिक जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है उसको लॉन्च किया गया था 2016 में। प्रधानमंत्री थे हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा किया गया था। ये जो मिशन कर्मयोगी है इसको क्या 2020 में जो था वो लॉन्च किया गया था? बिल्कुल सही बात है, मिशन कर्मयोगी को जो था वो 2020 में ही जो था वो लॉन्च किया गया था। कब? 2020 में ही ये मिशन कर्मयोगी लॉन्च हुआ था। और क्यों इस मिशन कर्मयोगी को जो था वो लॉन्च किया गया था? ये केंद्र सरकार की पहल थी, ताकि जो भारत में सिविल सर्विसेज हैं उसकी क्षमता को बढ़ाना, उसकी क्षमता को जो है वो सुदृढ़ करना, पारदर्शी उसमें जो है ट्रांसपेरेंसी लाना, ऑफिसर्स को ट्रेन करना, इसी हिसाब से ट्रेन करना कि वो भविष्य के लिए जो है वो अच्छे से जो है वो चीज़ों को बना सके, अच्छे से चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग रूप में दी जाए, उनको अच्छे से सिखाया जाए। ये कर्मयोगी उससे संबंधित है। तो ठीक है, तो कर्मयोगी के बारे में पता चल गया। बहुत ही डेप्थ में हम सारी स्कीम्स के बारे में अलग अलग एडिशंस में जानते रहते हैं। ये 2 स्कीम्स हमने डिटेल से अभी जान ली, वो हमारे लिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं द ओरिजिनल ग्रुप ऑफ G8 कंट्रीज इज नाउ G7 ग्रुप ऑफ कंट्रीज। बोलते हैं विच कंट्री हैज बीन लेफ्ट आउट। तो बोलते हैं कि G8 देशों का समूह अब देशों का G8 का जो समूह था अब G7 समूह जो है वो रह गया, एक देश के द्वारा इसको छोड़ दिया गया है। वो कौन सा देश है जिसने इसको छोड़ दिया है? तो आप कमेंट कर कर ये बात बताएंगे कि पहले G8 हुआ करता था, फिर G7 ये बन गया, मतलब एक कंट्री जो था वो लेफ्ट हो गई, एक कंट्री चली गई छोड़कर। वो कौन सी कंट्री थी जो छोड़कर गई? और प्रेजेंट टाइम में जो G7 है उसमें कौन कौन सी 7 कंट्रीज जो है वो आती हैं, वो भी आप कमेंट कर कर जो है वो बताएंगे। मैंने ट्रिक भी इसकी बताई थी, इससे पहले वाला जो एडिशन था उसमें ट्रिक भी बताई थी। अभी जल्दी से कमेंट कर कर जो है
वो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ, टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से ज्वाइन करने के लिए @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दी जाती है जो एग्जाम में आपकी हेल्प करती है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।